सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक बार प्रीकैप कर देते हैं। तो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि सिंटैक्स क्या होता है सी प्लस प्लस का, क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स है, जिसमें हमने बताया था आपको हेडर फाइल, नेम स्पेस और मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड। उसके अंदर अपना पहला कोड लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपाइलेशन कैसे होती है। लेफ्ट टू राइट कंपाइलर रीड करता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड को उसमें ऑब्जेक्ट बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं हम, जो हमने अपना सीपीपी कोड लिखा होता है। फिर हमने पढ़ाया था कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप ये क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सी इन सी आउट कमांड्स को कैसे यूज करते हैं, इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर टाइप, बूलियन, ये सब आपको मैंने बताया था। फिर मैंने आपको कॉन्स्ट कीवर्ड बताया था और आपको मैंने समझाई थी एक चीज, इफ एल्स स्विच टर्नरी ऑपरेटर्स, कि हमें कोई भी कंडीशंस अगर देखनी है कि अगर ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है तो क्या हो, अदरवाइज क्या हो, तो इफ एल्स। और स्विच केसेस में जैसे मैंने बताया था मल्टीपल कंडीशंस को आप केस लेके चेक कर सकते हैं। टर्नरी कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली कैसे इंटरनली टाइपकास्ट कर देता है। अगर आप सी आउट कोई भी वेरिएबल को ऐड करें किसी नंबर के साथ, जैसे a+2, तो a इज अ कैरेक्टर एंड 2 इज अ इंटीजर, तो इनको ऐड करके अगर आउटपुट निकालेंगे तो a इज गेटिंग इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू एन डेसिमल कॉरेस्पॉन्डेंट, तो उसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो इसको इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग बताया था। फिर एक्सप्लिसिट का मैंने आपको बताया था कि आप खुद से मेंशन कर सकते हैं कि आप इसका आउटपुट किस फॉर्म में चाहते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो लूप समझाए थे, मैंने कहा था कि अब हम जो पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम लूप्स के ऊपर पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स करेंगे। लूप्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली अगर हमें कोई चीज बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए लूप्स आना जरूरी है। और लूप्स की इंप्लीमेंटेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद। तो आज मैं आपको कुछ 3 या 4 पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस। फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, एक ही कोड को अगर मेन के अंदर ठूसते रहेंगे तो वो मेन फंक्शन फालतू में आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं। उनके अंदर अपना कोड लो और वो आपको एक आंसर रिटर्न करके देंगे। उसको लिखते कैसे हैं वो आज आपको बताऊंगा। फिर फंक्शंस के अंदर वो करने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस के बाद मेमोरी कैसे होती है हमारी, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी, ये सब क्या होता है और हमें कौन सी मेमोरी कब यूज करनी चाहिए और कैसे यूज करनी चाहिए। तो बेसिकली एक मेमोरी स्ट्रक्चर जो आपका डिफाइंड होता है। सो आज की क्लास में बस यही। तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी किए। आ जाओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो हमने लूप्स पढ़े थे। तो लूप्स हमने बेसिकली क्या पढ़े थे कि अगर हमें रेपिटेटिव कोई चीज करानी है लूप में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, तो हम लूप्स यूज करते हैं। और मैंने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप बताए थे। आज मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप एक यूजर से इनपुट लो। लेट सपोज यूजर ने एक इंटीजर इनपुट दिया मेरे को 5, कि n इज 5, और मैं चाहता हूं कि 5 बार मुझे स्टार प्रिंट कराना है। और ये सब किस पे बेस्ड होगा, यूजर के इनपुट पे। यूजर दे सकता है 6, तो उस केस में हमें 6 इनपुट कराना है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट कराने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लूप की डायरेक्टली एक एप्लीकेशन लग रही है कि यार इनपुट के बेसिस पे मेरे को उतनी बार वो काम कराना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये रहा हमारा बेसिक कोड कंपोनेंट कि इसके अंदर हमारा सब कुछ है जो हमें चाहिए। दूसरा, अब हम इस क्वेश्चन को प्रिंट करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली वी रिक्वायर दिस बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। इफ n इज इक्वल्स टू लेट्स से 6, तो ये 6 बार हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो कैसे लेंगे, तो यूजर से इनपुट जो लेना है वो इंटीजर लेना है। तो मैंने डिफाइन किया एक इंट वेरिएबल जिसका नाम है n। इसको आप इनपुट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई मीनिंगफुल नाम। तो मैंने कहा कि इनपुट, ये यूजर मेरे को इनपुट लाके देगा। फिर मैं क्या कहूंगा कि मेरे को इनपुट स्कैन करना है यूजर से कि बता भाई इसकी इनपुट की वैल्यू क्या है। तो ये सपोज यूजर 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे सकता है। तो मैंने ले लिया यूजर से इनपुट, इस इनपुट की वैल्यू। अब मुझे पता है कि मेरे पास इसमें एक वैल्यू आ गई है, इतनी बार मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो कैसे करूंगा, अब देखो मैं चलाऊंगा लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इनपुट i प्लस प्लस। अब इस ध्यान से देखो, ये लूप मैंने आपको समझाया था फॉर लूप। ये क्या करता है कि आप सबसे पहले इनिशियलाइज करते हो कि मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया i, जो कि लोकल टू दिस लूप है। इसका स्कोप i का इसके बाहर नहीं है। इसके बाहर मतलब अगर आप सी आउट i करेंगे तो ये आपको कहेगा कि i इज नॉट डिफाइंड, i इज नॉट डिक्लेयर्ड। क्यों, क्योंकि i इस का स्कोप लोकल टू दिस लूप है, क्योंकि ये यहीं पे इनिशियलाइज हुआ है स्कोप के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक i वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली दे दी 0। मैंने कहा कि ये 0 से स्टार्ट हो और कब तक चले, ये कब तक चले, ये जब तक चले जब तक मेरा इनपुट तक नहीं पहुंच जाता। मतलब ये सबसे पहले 0 होगा, फिर ये अंदर जाएगा, और 0 होने से पहले क्या चेक करेगा, 0 इज लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट होगा। फिर i प्लस प्लस, i हो जाएगा 1,
आई प्लस प्लस का मतलब यही है ना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, मैंने बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये अपडेशन कंडीशन है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये ऊपर जाके कंडीशन अपडेट करता है, तो आई मेरा 1 हो जाएगा, फिर 1 इज लेस देन 6, यस, फिर अंदर जाएगा, फिर ये आई प्लस प्लस हो जाएगा ऊपर आके, आई प्लस प्लस हो गया तो आई 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 6, फिर दोबारा जाएगा प्लस होगा, फिर 3 लेस देन 6, 4 लेस देन 6, 5 लेस देन 6, जैसे ये हुआ 6 लेस देन 6 तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, 6 इज नॉट लेस देन 6 तो वो बाहर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 के लिए आपका ये चला, तो इसका मतलब ये 6 तो कंडीशंस हुई, और मैंने आपको क्या कहा है कि जितनी बार ये चले बस आपको स्टार प्रिंट करना है। तो बस अब देखो, इसको मैं रन कर देता हूं। अब यूजर ने लेट से दिया 5, तो ये देखो 5 स्टार प्रिंट कर दिए इसने, 1 2 3 4 5। अब इससे कैसे चले, ये i इक्वल टू 0 से चला होगा, इसने देखा 0 इज लेस देन 5, हाँ यार, तो अंदर जाओ, एक बार स्टार प्रिंट किया, ऊपर गया, 0 प्लस प्लस 1 हो गया, क्या 1 इज लेस देन 5, हाँ यार 1 इज लेस देन 5, फिर प्रिंट हुआ, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, फिर ये बनेगा 5, फिर 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो बाहर आ गया। तो ये किस किस के लिए चला आपका, बेसिकली 0 1 2 3 4 इनके लिए चला, तो 5 नंबर ऑफ उसके लिए चला, तो आपके 5 स्टार प्रिंट हुए। इस कंडीशन को आपको खुद को मैनिपुलेट करना है, आप यूं भी चला सकते थे, आई एक बार से चले और लेस देन इक्वल टू इनपुट तक चले। तो इसमें क्या होगा कि आई को आपने इनिशियलाइज किया 1 से, 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस, एक बार चला, फिर 2 बार चला, 3 बार चला, अगर n इक्वल टू 6 होगा तो 6 बार चलेगा, कैसे, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 6 इज अ कंडीशन जो कि सेटिस्फाई हो रही है, तो इस तरीके से ये 6 बार चलेगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये थी सबसे बेसिक प्रॉब्लम पैटर्न प्रिंटिंग की। अब आते हैं एक कदम ऊपर, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहती है कि लेट सपोज यूजर ने दिया आपको, लेट से यूजर ने दिया n इक्वल टू 4, आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको ना 4 रोज में अलग अलग डेटा प्रिंट कराना है, और वो डेटा क्या है, पहली रो में आपको 1 स्टार प्रिंट कराना है, अगली रो में आपको 2 स्टार प्रिंट कराने हैं, अगली रो में आपको 3 स्टार प्रिंट कराने हैं, अगली रो में 4 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो अब अगर आप समझ रहे होंगे कि आपको एक बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है, ये इस तरीके से प्रिंट कराना है, पर आप सोच रहे होंगे यार ये हुआ कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये इस तरीके से प्रिंट इन्होंने कैसे दिया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर n इक्वल टू 4 ये आपको प्रिंट कराना है, अगर ये n इक्वल टू 5 होता तो एक रो और आ जाती जिसमें 5 स्टार्स होते, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें मेरे को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, यार क्या समझ में आ रहा है कि जितना ये इनपुट है ना उतनी नंबर ऑफ रोज है मेरी, हाँ यार ये एकदम सही बात है, उतनी नंबर ऑफ रोज है, और हर रो में जो रो नंबर है ना, अगर फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है, उतने ही स्टार्स हैं। अच्छा, तो मेरे को बेसिकली दो कंपोनेंट समझ में आए कि आई हैव टू प्रिंट n रोज, ओके, एंड हर रो में ith रो में जितने स्टार्स हैं उतने स्टार्स प्रिंट कराने हैं, i स्टार्स, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टिल n। हाँ समझ में आई यार बात, कि अगर थर्ड रो पे हूं तो 3 स्टार प्रिंट कराने हैं, सेकंड रो पे हूं तो 2 स्टार, पांचवी रो पे हूं तो 5 स्टार। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि अगर एक ही रो में n नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कराने तो वो कैसे करने हैं। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि हर रो में जितने स्टार प्रिंट कराने हैं वो क्या नंबर है, तो मेरे को बस ऐसे ये वाला लूप चलाना है कि कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ जो मुझे ये बताएगा मैं कौन सी रो नंबर पे हूँ। तो मेरी रो नंबर 1 से स्टार्ट होगा और मेरा जाएगा इनपुट तक, लेस देन इक्वल टू इनपुट, राइट, i प्लस प्लस। तो यूजर ने इनपुट दिया कि भैया 6, तो आपको पता है कि पहली रो में 1, फिर ये i प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगा, फिर सेकंड रो में 2, फिर i प्लस प्लस 3 हो जाएगा, थर्ड रो में 3, फिर ये 4 5 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 अंदर जाएगा, यस। तो 6 के लिए मेरे को 6 स्टार प्रिंट कराने, फिर ये ऊपर आएगा i प्लस प्लस 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, नो फेल हो जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मैंने इससे ये तो डिफाइन कर दिया कि मैं कौन सी रो पे हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 रोज पे चलूंगा, ठीक है। अब हर रो में कितने एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं वो कैसे स्टार्ट करूंगा, तो मैंने कहा उसके लिए जो मैंने पहले वाला पिछला क्वेश्चन किया था वैसे का वैसे करूंगा, लेकिन इस बार मैं जो वेरिएबल डिफाइन करूंगा उसका नाम कुछ और होना चाहिए। तो मैंने j डिफाइन किया, j मुझे बताएगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो पहली रो में 1, और ये j कब तक चलेगा, जितना मेरे वैल्यू है i की, j प्लस प्लस। ध्यान से देखो, अब इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, ये नेस्टेड लूप बोलते हैं इसको। एक लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज अ नेस्टेड लूप। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये मल्टीपल हो सकते हैं, एक लेवल और भी हो सकता है फॉर लूप का इसके अंदर, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये काम कर जाएगा। कैसे कर जाएगा काम, देखो ध्यान से। मैंने कहा i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, परफेक्ट, कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आया। अब ये वाला लूप स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसे स्टार्ट होगा, ये कहेगा कि मैं j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूं और j लेस देन इक्वल टू i तक जाऊंगा। i क्या मेरा 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, अंदर जाएगा, एक बार कुछ काम करेगा, ऊपर आएगा, j प्लस प्लस हो जाएगा, j हो जाएगा आपका 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, अरे यार ये तो फेल हो गया, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ गया, तो फिर ये ऊपर जाके i प्लस प्लस करेगा, i हो जाएगा आपका 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस,
अंदर जाएगा, j को 1 से स्टार्ट करेगा और कब तक चलेगा, j इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस अंदर जाएगा कुछ काम करेगा, ऊपर आएगा j प्लस प्लस 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस अंदर जाएगा काम करेगा, फिर ऊपर आएगा j प्लस प्लस, j इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो फेल हो जाएगा। तो देखा सेकंड रो में आपने 2 ही प्रिंट कराए। अब आप जैसे लूप से बाहर आएंगे तो i प्लस प्लस हो गया, i 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस फिर ये अंदर जाएगा और j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन i विच इज 3, तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1 2 3, तो 3 स्टार प्रिंट करा देने आपको। तो बस आपको ये करना है। लेकिन अब आप ध्यान देंगे, जब आपने यहाँ पे पहली बार चलाओगे i1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस अंदर जाएगा, j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 1, तो ये एक ही बार चलेगा, तो 1 स्टार प्रिंट करा देगा। फिर j प्लस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बाहर आ जाएगा, फिर i कर देगा। तो आपको नहीं लग रहा यार आपने न्यू लाइन तो दी नहीं? फर्स्ट रो जैसे ही आपकी प्रिंट हो गई, आपको सेकंड लाइन में 2 प्रिंट कराने हैं, फिर थर्ड लाइन में 3 प्रिंट कराने हैं ना। अगर आपने सी आउट स्टार कर दिया, कहीं भी एंड लाइन या न्यू लाइन तो है ही नहीं, तो ये एक ही लाइन में सब स्टार प्रिंट करा देगा। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपने दिया जैसे 4 दिया, तो देखो 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसने 10 स्टार तो प्रिंट किए, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट कर दिए। लेकिन आपको ये पता है, जैसे ही आप एक रो का डेटा प्रिंट करा दो, नेक्स्ट रो के लिए आपको पहले न्यू लाइन देना है एक करेक्टर, कि भैया एंड लाइन, वो लाइन खत्म कर दे, नेक्स्ट लाइन में आ जा। नेक्स्ट लाइन में आ, i प्लस प्लस कर, i इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस फिर अंदर जा, j इक्वल टू 1 j इज लेस देन इक्वल टू 2 तक चला, तो 2 स्टार प्रिंट करा के फिर नई लाइन दे, फिर अगली में 3 करा, फिर अगली में 4 करा। अब देखो, अब मैंने डाला 6, तो देखो ध्यान से, इसने 1 2 3 4 5 6 कराया और आपका आउटपुट प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप चला। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक चीज होती है कि आपका ये जो एल्गोरिदम रन हो रहा है कितने टाइम में रन हो रहा है। ये जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर कराऊंगा तब समझाऊंगा कि भाई कितने टाइम में रन हो रहा है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि आपको लूप्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए, कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और मुझे कोड को किस तरीके से लिखना है। अब इस क्वेश्चन को मैंने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, कि रो नंबर आइडेंटिफाई करना और उस रो के नंबर के हिसाब से स्टार्स को प्रिंट कराना। तो उसको मैंने नेस्टेड लूप में काम करके दिखा दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और वो क्या कहता है कि यार जो आपने प्रिंट कराया ना, ऐसा सिमिलर से प्रिंट कराना है मेरे को। ध्यान से देखना, ऐसा सिमिलर से मेरे को प्रिंट कराना है। लेकिन क्या प्रिंट कराना है, आपने दिया n इक्वल टू लेट से 4, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, नंबर ऑफ रोज तो उतनी वैसे रहेंगी, 1 2 3 4। पहली रो में स्टार भी एक ही प्रिंट होगा, अगली में 2 स्टार प्रिंट होंगे, अगली में 3 स्टार प्रिंट होंगे और अगली में 4 स्टार प्रिंट होंगे। लेकिन इससे पहले स्पेसेस होने चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दूसरी डायरेक्शन में बन गया। जो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार इस तरीके से। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल रिवर्ट हो गया। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन की डिमांड देखो। अब क्वेश्चन चाहता है कि आपको ऐसा आउटपुट प्रिंट कराना है बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, कि यूजर इनपुट दे n इक्वल टू 4 5 6 जो भी उसकी मर्जी, 2 3 जो भी दे, उस हिसाब से आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्या है, फिर इससे पहले स्पेसेस है 1 2 3 1 2 1 और आखिरी में क्योंकि फोर्थ नंबर ऑफ रो में सारे के सारे स्टार ही प्रिंट हो गए तो एक भी स्पेस नहीं होगा। तो अब ध्यान से देख पा रहे हैं अब इसको, कि हमें अब क्वेश्चंस को इस तरीके से डिवाइड करना है कि रो नंबर मुझे ये बता रही है कि कितने स्टार मुझे प्रिंट करने हैं, लेकिन मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो यार ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। अब ये देखो ध्यान से क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्थ नंबर ऑफ रो में 0 स्टार है, तो वो कैसे आया होगा। तो जो यूजर ने इनपुट दिया होगा, अगर मैं से उसी में से रो नंबर माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उस रो में कितने स्टार चाहिए। अच्छा, तो इनपुट माइनस रो नंबर अगर मैं ये कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उस रो में कितने स्पेसेस चाहिए, बेसिकली स्पेसेस। तो अगर मैं थर्ड रो में हूं तो मेरा इनपुट तो है 4 और रो नंबर है मेरी 3, तो 4 - 3 1। अच्छा, मुझे एक ही स्पेस चाहिए, समझ गया। अच्छा, सेकंड रो में आना, बताना कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा इनपुट मेरा 4 माइनस रो नंबर विच इज 2, तो 4 - 2 2 हो गया। अच्छा, 2 स्पेसेस चाहिए। फिर फर्स्ट रो में क्या हुआ होगा, फर्स्ट रो में होगा इनपुट आपका 4 है माइनस रो नंबर विच इज 1, तो 4 - 1 3। ओ, तो आपको समझ में आ गया कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी रो नंबर पे फर्स्ट, उसके बाद आपको इसका यूज करके नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, फिर नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कराने हैं, फिर अगली रो में आ जाना है एंडल करके, फिर आपको नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, फिर आपको स्टार्स प्रिंट कराने हैं, फिर नंबर ऑफ स्पेसेस स्टार, इस तरीके से। तो क्वेश्चंस आई होप इज क्लियर कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि यार क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये नहीं छोड़ना कि आपको लग रहा है कि ये तो गलत दे दिया क्वेश्चन में, कि अच्छा स्पेसेस थोड़ी है। क्वेश्चन हमेशा सही होगा। आपको डायरेक्शन में सोचना है कि आप वो क्वेश्चन को अपने यूजर इनपुट स्कैन करने के बाद कैसे आप अपनी एल्गोरिथम से उसको ला सकते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं फटाफट कि ये कैसे हुआ होगा। इस क्वेश्चन में ये तो हिस्सा एकदम सेम है जो किया हुआ है हमने।
हमें पता है कि हमें रो नंबर में उतने ही स्टार्स प्रिंट कराने हैं, फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार। लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि स्पेसेस कितने चाहिए आपको, और वो स्पेसेस कैसे कहा था मैंने कि इनपुट माइनस रो नंबर इज मेरा आई। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट मेरा है लेट्स से 4, इनपुट मेरा है लेट्स से 4, तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट रो पे आ गया, मैं फर्स्ट रो पे आ गया, i इक्वल टू 1 पे आ गया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3 स्पेसेस। ओके वेरी गुड। फिर i प्लस प्लस जब होगा तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा विच इज 2, तो स्पेसेस मेरा 2 हो जाएगा। अब जो स्पेसेस वेरिएबल है ये लोकल टू दिस फॉर लूप है, लोकल टू फॉर दिस लूप, मतलब इस स्पेसेस को मैं चाहूं तो इस फॉर लूप के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन इस फॉर लूप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूंगा कि इसको यहाँ बाहर प्रिंट करा के दिखाऊं स्पेसेस को, तो ये मुझे एरर दे देगा। इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि इनका स्कोप एक लोकल है, तो ये दे देगा कि स्पेसेस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, तो स्पेसेस जहां पे मैंने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया बेसिकली, वहीं पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डिक्लेरेशन इस स्कोप के अंदर है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वहीं तक का यूज कर पाओगे। सिमिलरली इस इनपुट वेरिएबल का स्कोप यहाँ तक है, तो इनको इसी स्कोप के अंदर यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे हैं। प्रिंट कराना तो आपको आता ही है, अभी सिखाया था मैंने, प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप यूज करो, कितने प्रिंट कराने हैं, तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ के, और ये कितने हैं आपको फोर्थ लाइन में आपको पता है कि 0 स्पेस भी हो सकता है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, k इक्वल टू 0 एंड k लेस देन नंबर ऑफ स्पेसेस एंड k प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने देखो लेस देन इक्वल टू नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया है। कैसे, जब मैं i इक्वल टू 1 होऊंगा, फर्स्ट रो पे होऊंगा, तो मैं स्पेसेस आइडेंटिफाई करूंगा इनपुट माइनस i, तो 4 माइनस 1। ठीक है, तो मतलब 3 स्पेसेस चाहिए मुझे, राइट, तो 3 स्पेसेस के लिए चलेगा k इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 3, यस, तो कुछ करेगा, फिर प्लस प्लस 1 इज लेस देन 3, यस, 2 इज लेस देन 3, यस, तो 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 लेस देन 3 पे फेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इस लूप से, और फिर ये प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको कुछ नहीं, आपको स्पेस प्रिंट कराना है बेसिकली, स्पेस। ठीक है, तो जैसे ये i प्लस प्लस लेट से 4 हो जाएगा, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, यू आर ऑन द फोर्थ रो नाउ। फोर्थ रो में आपका एक भी स्पेस नहीं था, ध्यान से देखो, फोर्थ रो में आपका एक भी स्पेस नहीं था, लुक एट दिस, इट हैज ऑल द स्टार्स। ठीक है, तो क्या करेगा, ये स्पेसेस पे जाएगा, इनपुट इज 4, रो नंबर i इज 4, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो स्टार्ट करेगा k इक्वल टू 0, इज 0 लेस देन 0, इज 0, k लेस देन स्पेसेस, मतलब 0 इज लेस देन 0, नो, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो आपका एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे k इक्वल टू को 0 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि आपका एक केस ऐसा भी होगा जब आपका 0 स्पेस होगा, फिर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ स्पेसेस तक मैं जाऊंगा, नॉट लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अदरवाइज आप अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया तो आप एक स्पेस एक्स्ट्रा प्रिंट करा देंगे। तो अब इसको रन करते हैं, तो लेट्स से मैंने पास किया 5, तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से प्रिंट हो गया। इसने पहले क्या किया होगा, इसने ऊपर क्या होगा, i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर क्या स्पेसेस फाइंड किए, कितने स्पेसेस आएंगे फर्स्ट रो में, बिकॉज यू आर ऑन द फर्स्ट रो, तो 5 माइनस 1 विच इज 4, तो इसने 4 स्पेसेस प्रिंट कराए। कैसे प्रिंट कराए, मैंने एक लूप चलाया 4 बार, k इक्वल टू 0, k लेस देन 4 तक, तो 0 1 2 3 4 बार चला होगा ना, 0 पे चला, स्पेस प्रिंट हुआ, k प्लस प्लस 1 हुआ, 1 इज लेस देन 4, स्पेस प्रिंट हुआ, 2 इज लेस देन 4, स्पेस प्रिंट हुआ, 3 इज लेस देन 4, स्पेस प्रिंट हुआ, 4 स्पेस प्रिंट हो गए, 4 इज लेस देन 4 पे बाहर आ गया। बाहर आ गया तो इसने यहाँ पे देखा मैं कौन सी रो पे हूँ, j इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो पे हूँ, और फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो j लेस देन इक्वल टू i, तो यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो स्टार प्रिंट हुआ होगा, एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर j प्लस प्लस 2 हो गया होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, तो ये बाहर आ जाएगा एंड लाइन, तो पहली रो प्रिंट हो गया, अगली लाइन में आ गया, अगली लाइन में आया तो i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस क्या हो गया आपका 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अंदर जाएगा स्पेसेस फाइंड करेगा, स्पेसेस इज 5 माइनस 2 विच इज 3, 3 स्पेसेस प्रिंट कराने, तो 0 1 2 3 बार चलेगा ये, और ये आपके 3 स्पेसेस प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज योर रो नंबर, तो एक बार 1 के लिए स्टार प्रिंट होगा, फिर j प्लस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा, फिर j जैसी 3 होगा, तो 3 ये लेस देन 2 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, बाहर आके न्यू लाइन पे आ जाएगा, और फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, और फिर इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चंस को, अब स्टारों से बाहर निकालते हैं, अब तारों की दुनिया से बाहर आके कुछ अच्छा करते हैं। सपने ले लिए, ये मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर आया तो आप मेरे को बताना, मैं दोबारा से भी समझा दूंगा, कमेंट्स में मेरे को ऐड कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि गिवन n इक्वल्स टू लेट्स से 4, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको ये प्रिंट कराना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो आप कह रहे हो यार दिखने में तो सेम सही लग रहा है, सेम कैसे लग रहा है कि यार रो नंबर 1 में एक ही प्रिंट कराना है, रो नंबर 2 में 1 2 प्रिंट कराना है, रो नंबर 3 में 1 2 3,
रो नंबर 4 में 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट कराना है। अच्छा, तो आप कह रहे हो एक लूप तो मेरे को पता है कि वो सेम रहेगा, आउटर लूप, जो कि ये बताता है मेरे को बेसिकली कि आपको कौन सी नंबर रो पे हो, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएंगे आप। ठीक है, ये तो मुझे ये बताएगा ही बताएगा। ठीक है, अंदर क्या करना है मेरे को, अंदर आपको ये जो चलाना है, ये कहां से चलाना है, ये j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन i तक चलाना है, और आपको j ही प्रिंट कराना है। कैसे? आपने j इक्वल टू 1 से जब चलाओगे नेस्टेड लूप अंदर का, ठीक है, लेट सपोज आप इस रो पे आ गए, थर्ड रो पे आ गए, तो कैसे चलेगा, j इक्वल टू 1 से चलेगा एंड आपकी i क्या होगी, 3 होगी उस टाइम, तो ये j लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। तो आप सबसे पहले सी आउट j करेंगे तो 1 प्रिंट होगा, फिर j प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे j प्लस प्लस, तो j हो जाएगा 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, आप सी आउट j करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर j प्लस प्लस 3 करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, तो आप 3 प्रिंट कर देंगे। ओ, आपने कहा ये भी दो ही नेस्टेड लूप में काम हो जाएगा, कैसे होगा, इसको रन करके दिखाते हैं आपको। आपने यूजर से इनपुट ले लिया, अब आपको क्या करना है, आपने रो नंबर तो डिफाइन किया ही हुआ है, तो ये जो चीज थी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी स्पेसेस नहीं चाहिए। स्पेसेस वाला केस कब आएगा, जब आपको यहाँ पे स्पेसेस छोड़ने हो, इस तरीके से दिया हो 1, यहाँ पे 1 प्रिंट कराओ, फिर 1 2 प्रिंट कराओ, फिर 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट कराओ, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा कि ये इसी तरीके से काम कर देगा कि j आप डिफाइन कर रहे हो कि 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल टू रो नंबर तक जाएगा, तो आपकी रो नंबर लेट से 4 हो गई, तो आपका ये कब तक चलेगा, j इक्वल टू 1 से j इज लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा। तो आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको सिर्फ j प्रिंट कराना है, j डबल कोट में मत डालना, लास्ट क्लास में बताया था डबल कोट के अंदर जो चीज डालते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, जैसे स्टार प्रिंट हो रहा था एज इट इज। अब ये वेरिएबल प्रिंट कराना है आपको, तो वेरिएबल क्या है, j, तो j क्या प्रिंट कराएगा, लेट सपोज i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर जाएगा, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, यू आर ऑन द रो नंबर 1, अंदर जाओगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इट विल प्रिंट 1, ऊपर जाएगा j प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, कम आउट ऑफ द लूप, एंड लाइन, नई लाइन पे आ जाएंगे आप, नई लाइन पे जैसे ही आएंगे ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा, i हो जाएगा आपका 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, तो लेट सपोज 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, अंदर जाएगा j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 2, अच्छा आपको पता है ये दो बार चलेगा, और आपको प्रिंट क्या कराना है, सबसे पहले आप प्रिंट कराएंगे 1 क्योंकि j इज इनिशियलाइज्ड विद 1, फिर j प्लस प्लस हो जाएगा आपका 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, अंदर जाएंगे प्रिंट करा देंगे 2, ओके, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने डाला 5, तो ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये कैसे हुआ होगा, लेट सपोज i प्लस प्लस होता 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 4 आ गया, ठीक है, तो 4 के लिए क्या हुआ होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर जाएगा लूप के, अंदर जाएगा तो ये रीड करेगा j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करेगा, परफेक्ट, j इज लेस देन इक्वल टू 4 बिकॉज i 4 हो चुका है आपका, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर जाएगा इट विल प्रिंट 1, तो ये पहला 1 प्रिंट हो जाएगा इसका, फिर j प्लस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा j प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, 3 प्रिंट कर देगा, फिर j प्लस प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर जाएगा 4 प्रिंट कर देगा, फिर ये 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो, तो ये लूप से बाहर आके सीधा इसको प्रिंट कर देगा, सी आउट एंड लाइन को, फिर आप नई लाइन में आ जाएंगे और फिर आपका i प्लस प्लस हो जाएगा 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो अंदर जाएगा j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5 के लिए चलेगा, और अब 1 2 3 4 5 प्रिंट करा के न्यू लाइन प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी कुछ पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क एक्सरसाइज दे रहा हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज क्या है कि आपको ये पैटर्न प्रिंट कराना है। क्या पैटर्न प्रिंट कराना है, लेट सपोज आपको मैंने दिया, ये थोड़ी मुश्किल वाली दे रहा हूँ, आसान वाली मैंने करा दी, लेकिन आप समझ जाएंगे आपको कैसे करनी है, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपने ये थोड़ी सी आपने इंप्लीमेंट खुद करके देख ली तो आप समझ जाएंगे कि इसको भी कैसे प्रिंट करना है। लेट सपोज मैंने दिया आपको n इक्वल टू 4, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको ये प्रिंट कराना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। आप कहोगे ये तो आपने करा दिया, पागल बना रहे हो, सेम क्वेश्चन करने को दे रहे, नहीं, आगे देखो। फिर आपको प्रिंट कराना है 1 2 3 1 2 एंड 1। अच्छा, आप कह रहे हो ये पागल बना रहे हो आप कि ये यहाँ तक तो आपने करा दिया, अब आप कह रहे हो कि जो इससे पहले प्रिंट कराया वही हमें बाद में प्रिंट कराना है। हाँ, बस यही होमवर्क है, समझ में आ गया ना, आसान, बस इसको कर देना। अब आप सोचोगे कि यार आपने बताया फॉर लूप 1 से लेके 4 तक चलता है, तो इतने के बाद तो फॉर लूप ही खत्म हो जाएगा, फिर इसको करने के लिए क्या करें, इसको करने के लिए उस लूप के बाहर कोई एक और लूप लिख दो जो कि आपका n-1 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा। n-1 क्या हुआ, 4 - 1 इज नथिंग बट 3, तो आपका फॉर लूप कहां से स्टार्ट होगा, फॉर लूप आपका लेट से स्टार्ट होगा k इक्वल टू n-1 से, और k कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, और k माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होगा n-1 विच इज नथिंग बट 3, तो आपको ये पता है कि 1 2 3 प्रिंट कराना है।
फिर ऊपर जाओगे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, तो आपको पता है कि आपको 1 2 प्रिंट कराना है। तो ये कैसे स्टार्ट होगा, कोई वेरिएबल होगा लेट्स से j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू k। फिर ये ऊपर जाओगे k माइनस माइनस कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, तो ये एक ही बार प्रिंट करा देगा, इसको प्रिंट करा देगा, फिर आप बाहर आ जाएंगे। आपने कहा ये तो सारा क्वेश्चन करा दिया आपने, तो बस इसी वाले लूप कंपोनेंट को आपको इसके बाहर आके अटैच करना है, नॉट नेस्टेड। नेस्टेड मत रखना, नेस्टेड का मतलब वो इस वाली कंडीशन को देख के ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और लूप रखना है कुछ सिमिलर सा ऐसा, कुछ सिमिलर सा ऐसा लूप रखना है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कंडीशन अलग होगी। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा। तो ये कैसे स्टार्ट होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा, आपने इनपुट जो लिया हुआ है इनपुट -1 से स्टार्ट होगा और ये कब तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। अब आप कहेंगे आपने आई ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है। अरे मैंने बोला कि इस आई का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आप इसको दोबारा से रिडिक्लेयर कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस मत कर देना, क्योंकि आपका इनपुट हुआ 4, 4 माइनस 1 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। आप अंदर जाएंगे, आप कुछ करेंगे और बाहर आएंगे, फिर इसको प्लस प्लस कर देंगे, तो प्लस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। फिर 5 इज ग्रेटर देन, अरे बढ़ता जाएगा, आपका इनफाइनाइट उसमें चला जाएगा, ये चलता रहेगा, ये माइनस माइनस होगा, आपको यहाँ पे कम करना है, ठीक है। फिर मैंने बोला j इज लेस देन ये, और आपको प्रिंट करना है। अब ध्यान से देखो, इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो लेट्स से 4, देखो मस्त प्रिंट हुआ ना। इतना आपको समझ में आ गया था कि ये 1 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ तक आपने प्रिंट कर दिया था। अब प्रॉब्लम थी कि इसको कैसे प्रिंट करें। इसके लिए मैंने एक अलग लूप चलाया बाहर। मैंने क्या कहा, i इक्वल टू इनपुट -1। इनपुट क्या है मेरा, 4 है। ध्यान से देखो, इनपुट मैंने 4 दिया, तो 4 - 1 3। तो मुझे पता है कि यार मुझे 3 तक ही जाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनपुट ऑफ i -1 यानी कि 3। तो ये मुझे बताएगा कि इस रो के अंदर 3 ही एलिमेंट प्रिंट करने हैं, और ये कब तक चलना है, जब तक आपकी ऐसी रो ना आ जाए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रिंट होना हो, ठीक है। i माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये आया 3, इनपुट -1 इज 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। अंदर जा, j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 3 तक चला दे, तो ये 1 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराएगा, 3 प्रिंट कराएगा। जैसे j प्लस प्लस 4 होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो, ये बाहर आएगा एंड लाइन, तो आप इस लाइन में आ जाएंगे। अब इस लाइन में आएंगे, ऊपर जाएंगे, i माइनस माइनस किया मैंने, i माइनस माइनस हुआ तो क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, गो इनसाइड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 गो अप टू 2, तो it will print 1 then 2 then it will come out and end l। ऊपर जाएगा i minus minus, it will become 1, 1 is greater than equal to 1, yes, so it will start from 1, j equal to 1, j less than equal to 1, yes। तो ये एक बार 1 प्रिंट कराएगा, j प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगा, 2 is less than equal to 1, no, so it will come out end line, तो ये 1 प्रिंट करा देगा। उसके बाद ये i minus minus 0 हो जाएगा, i minus minus will become 0, 0 is greater than equal to 1, no, so it will come out of the loop and धड़ाक खत्म हो गया आपका इसके साथ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो ट्राई करनी है वो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, समझ में आ गया होगा आई होप। ये करके आना आप क्वेश्चन, लिंक आपको दिख ही रहा होगा। अगर आपको ना समझ में आए ना, उसके बाद यार सॉल्यूशन पे स्किप करना। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको ट्राई करो, उसके बाद इसको सोचो कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको ये लॉजिक कैसे समझ में आएगा। रो नंबर 1 में 1 से ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। रो नंबर 2 में कितने, 3 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट होकर 2 पे खत्म हो रहा है। कैसे, पहले इंक्रीमेंट हो रहे हैं 2 3, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है 2। थर्ड रो में आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, जिस भी आप रो में जा रहे हो, तो आपकी 2 into n plus 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, शायद 2 into n minus 1। तो कैसे, अगर आप फोर्थ रो पे हो तो 2 into n यानी कि 2 into 4 minus 1 यानी कि 2 into 4 8 minus 1 7 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 2 into 5 minus 1 तो 2n minus 1 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे आपके। और वो किस तरीके से होंगे, फिफ्थ रो पे आपके पहले इंक्रीमेंट हो रहे हैं 5 6 7 8, ध्यान से देखो 5 6 7 8 9, फिर डिक्रीमेंट हो रहे हैं 8 7 6 5। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है और अपने आप को लूप्स को यूज करके आपको ये समझना है कि भाई आपको कैसे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं 5 6 7 8 9 के लिए एक लूप लगा दूं जो कि इंक्रीमेंटिंग होगा, और 8 7 6 5 के लिए एक लूप लगा दूं जो डिक्रीमेंटिंग होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये इंक्रीमेंटिंग लूप है और ये डिक्रीमेंटिंग लूप है, ठीक है। इस तरीके से दो लूप से आपका ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और रो नंबर आपको पता ही है, आउटर लूप से आपको एक डिफाइन करनी पड़ेगी, एक और फॉर लूप लगेगा आपका बाहर, जिसके साथ आप कर सकते हैं। समझ लेना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और ये हो जाएगा तो आपको पैटर्न प्रिंटिंग और लूप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जनरली फॉर लूप यूज होता है, बाकी आप वाइल डू वाइल से भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम सेम लूप है, बस आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन बाहर डिफाइन होती है, दैट्स इट। चलो जी, तो पैटर्न प्रिंटिंग मैंने आपको करा दी। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आपका फंक्शंस पे, कि फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन होता है, एक सेकंड इसको रीलोड कर देते हैं।
यहाँ पे मैं अपनी अपडेट कर देता हूँ इंपोर्ट, इस हेडर फाइल को मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूर यूज तो कर ही सकता हूँ पर इंपोर्ट अलग अलग नहीं डालने पड़ेंगे, मैथ के लिए अलग, उसके लिए अलग, सब कुछ ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेन भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कुछ काम हो रहा है, तो बेसिकली एक कंपोनेंट है मेरे सी प्लस प्लस कोड का, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ गया। मैं कह रहा हूं अगर आपको मैं 1000 लाइन ऑफ कोड समझाऊं जिसके अंदर अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, एक आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप इसके अंदर ही प्लस फंक्शन लिख दोगे, माइनस फंक्शन, माइनस वाली मेथड लिख दोगे, मल्टीप्लाई का भी लॉजिक इसी के अंदर लिख दोगे, डिवाइड का लॉजिक भी इसी के अंदर लिख दोगे। तो आपको नहीं लग रहा यार कोड बहुत क्लटर्ड हो जाएगा, जो पढ़ने वाला है उसके भी समझ में नहीं आई है, और आपको तो खुद ही समझ में नहीं आएगा भाई मैंने कर क्या दिया, एक ही जगह 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख दिया। तो इस कोड को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ कंपोनेंट्स में, उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है फंक्शन। फंक्शंस का क्या काम होता है? फंक्शंस का ये काम होता है कि वो एक एल्गोरिदम या फिर एक लॉजिक पे काम करते हैं और उस लॉजिक का रिजल्ट लाके आपको दे देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो फंक्शंस कैसे लिखते हैं? फंक्शंस जैसे कि आप इसको देखो, फंक्शन का एक रिटर्न टाइप है, फंक्शन का एक नेम है, और ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स ये बताते हैं कि इसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट फंक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा। जैसे आर्गुमेंट का मतलब मैं एक फंक्शन लिखता हूं, उस फंक्शन को मैं देता हूं वॉइड टाइप। वॉइड का मतलब है वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा मुझे, जैसे इंट फंक्शन आखिरी में क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न 0 कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वॉइड का मतलब है फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मैंने बोला ऐड टू नंबर्स, ये मैंने फंक्शन का नाम दिया। अब कन्वेंशन देखो मैंने कैसे, पहले का कैरेक्टर स्मॉल, बाकी 2 का बड़ा, नंबर्स का भी n बड़ा। इस फंक्शन को मैंने बोला कि यार ये 2 आर्गुमेंट लेगा, एक इंटीजर नंबर 1 और एक इंटीजर नंबर 2। तो इनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स, इस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स, कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेंगी, नंबर 1 और नंबर 2, जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, जो आप कोड यहाँ पे लिखते हो, अगर लिखना पड़े इंट num1 इक्वल टू 3, लेट्स से इंट num2 इक्वल टू लेट्स से 5, फिर आप क्या करते हो? सी आउट num1 प्लस num2, यही तो करते हो कि आपने 2 लोकल वेरिएबल डिफाइन किए और उनको सम करके आपने प्रिंट करा दिया, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। वही इस फंक्शन को कर रहे हैं, ये आपने इसके लोकल आर्गुमेंट्स डिफाइन कर दिए। आपको क्या करना है? आपको सी आउट करना है, सी आउट, और आपने क्या करना है? num1 प्लस num2, दैट्स इट। और इसको मैं एंडल डाल देता हूं कि ये प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो मैंने काम किया, यही काम मैंने सेम ऊपर किया बट फंक्शन के अंदर किया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा, आपने कोड ना एक सेपरेट उसमें लिख दिया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, देखो ध्यान से, ठठाक ठठाक। अब इससे क्या होगा? अब मैं यहां लिख देता हूं सबट्रैक्ट 2 नंबर्स, सबट्रैक्ट 2 नंबर्स। यहां मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? num1 माइनस num2, यहाँ पे करना है num1 मल्टीप्लाई num2। अब आपको पता है कि यार वाह यार, मैंने तो कितना साफ कोड लिखा है, देखने वाले को भी समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है जो 2 नंबर्स को ऐड करता है। अच्छा, रीडेबिलिटी भी अच्छी है, फंक्शन का नाम मैंने सही चूज किया है, और ये 2 आर्गुमेंट लेते हैं इंटीजर टाइप की। सबट्रैक्ट 2 नंबर, 2 नंबर को सबट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी भी पढ़ने वाले इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज ऐसे करना है, मान लो आपको ऐड 2 नंबर्स करना है, तो आप कहोगे ऐड 2 नंबर्स और इसमें पास करो 5, 8, दैट्स इट। ये क्यों पास किया? मैंने फंक्शन कॉल करी, ये जाएगी यहाँ पे ठा, ये ढूंढेगा कोई ऐसा फंक्शन है जिसका नाम ऐड 2 नंबर्स हो, वो देखेगा हाँ है, फिर वो देखेगा क्या ऐसा फंक्शन है जो 2 आर्गुमेंट लेता हो और इंटीजर टाइप की लेता हो, तो वो देखेगा हाँ यार आर्गुमेंट्स तो 2 ही हैं और इंटीजर टाइप की लेता है। अगर मैं यहाँ कर दूं इंट num3, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? आपने पास करी है 2 आर्गुमेंट और आप ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे हो जो 2 आर्गुमेंट लेता हो और इंटीजर टाइप की लेता हो, लेकिन आपके पास ऐड 2 नंबर सेम नाम का फंक्शन है लेकिन वो 3 आर्गुमेंट लेता है, तो आपको ये मैच नहीं कर पाएगा और ये फट जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको मैंने किया रन, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 + 5 13। इसी तरीके से अगर आपको सबट्रैक्ट 2 नंबर्स करना है तो आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट 2 नंबर्स और यहाँ पे आप पास करेंगे लेट्स से 9,7, आपने रन किया तो ये ध्यान से देखेंगे आप, इसका आउटपुट आ जाएगा 9 - 7 विच इज 2। तो देखो 2 आ गया। ये कैसे आया? इसने सबट्रैक्ट 2 नंबर नाम का फंक्शन ढूंढा जो 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स लेता है। तो इसने ऊपर क्या होगा, इसने देखा अच्छा यार एक फंक्शन है तो सही मेरे इसके अंदर सी प्लस प्लस कोड के अंदर जो 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज लेता है, और उसका इसने रिजल्ट लाके दे दिया। आपको नहीं पता इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मतलब आपको तो पता है लिखने वाले को, लेकिन जनरली आपको कोई कोड पड़ेगा, वो फंक्शन के अंदर की मान लो चीज नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसने पढ़ा कि ये 2 नंबर को सबट्रैक्ट करता है। अच्छा, लॉजिक कुछ भी लिखा हो, वो फंक्शन को कॉल मारेगा विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और आपका काम हो जाएगा। तो इनको बोला जाता है फंक्शंस। अब मैंने बताया कि इससे आपकी कोड में मॉड्युलैरिटी आ गई, कोड ऐसे सही डिवाइड हो गया ना अच्छे अच्छे उसमें, कि समझ में आ रहा है यार। अब अगली चीज अब क्या है? अगली चीज मैं ये कहता हूं, ध्यान से देखना, कि मैंने बोला कि इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इंटीजर, तो क्या करूंगा? तो मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं रिटर्न करूंगा इसका रिजल्ट, रिटर्न करूंगा ये रिजल्ट, रिटर्न। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इसको आप यूं भी लिख सकते हो,
कि आप एक वेरिएबल लो इंट रिजल्ट, उसके अंदर अपना रिजल्ट स्टोर करा लो और इसको मुझे दे दो सेमीकोलन। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे को आर्गुमेंट्स आई उनका रिजल्ट निकाला और एक वेरिएबल में स्टोर करा के उसको रिटर्न करा दिया। अब रिजल्ट जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ये टाइप जो आप रिटर्न करा रहे हो रिजल्ट एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, ये टाइप आपका मैच करना चाहिए जिस फंक्शन के आपने रिटर्न टाइप लिखा है। अगर आपने कर दिया कुछ और, मान लो आपने कर दिया कैरेक्टर, ठीक है, रिटर्न कर रहे हो आप रिजल्ट, तो ये एरर देगा कि भैया क्या तुम पागल वागल हो क्या कि तुम लिख तो रहे हो रिटर्न टाइप इंट और रिटर्न कर रहे हो कैरेक्टर, तो आपका कोड फट जाएगा। ठीक है, ये फट गया, तभी कुछ इसका आउटपुट आया नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं सी आउट, पहली बात तो मैंने सी आउट नहीं किया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, इनका रिजल्ट एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये टाइप कास्ट कर देगा, ये सोचते हैं पहले। सबसे पहली बात तो मैंने आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऐड टू नंबर्स के आगे सी आउट नहीं लिखी थी। सी आउट आप कह रहे हो, आप क्यों लिख रहे हो? सी आउट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रिटर्न रिजल्ट कर रहा हूँ। जब मैं कुछ रिजल्ट कर रहा हूँ तो उसको मेरे को प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, या तो मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊं या किसी वेरिएबल में कैच कर लूं, लेट से इस तरीके से। तो ऐड टू नंबर्स एक फंक्शन को कॉल मारेगा जो दो वेरिएबल्स लेता है 5,8, इसको जाके ये कॉल यहाँ पे टकराएगी और ये 5,8 का रिजल्ट निकालेगा 13 स्टोर होगा रिजल्ट में, रिजल्ट रिटर्न होगा और रिजल्ट जो होगा इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर टाइप का होगा तो उसको पकड़ूंगा भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए था 8 + 5 13, वो इसके अंदर ए के अंदर आना चाहिए था। अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, अब देखते हैं एरर आएगी कि कोड चल जाएगा। देखते हैं 13 का क्या पता वो करेक्टर इक्विवेलेंट बना दे। अरे उसने क्या कहते किया, इंटरनली इस कैरेक्टर रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, कि जो 13 था ना, जो 13 आपका कैरेक्टर रहा था उसी को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है अलग अलग कंपाइलर्स के अंदर कैसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो आपको रिजल्ट इसमें इंट में स्टोर कराना चाहिए था और आपको इंट रिटर्न रिजल्ट करना चाहिए था। तो num1 और num2 इंटीजर टाइप के वैल्यूज हैं, उसको आपने रिजल्ट के अंदर स्टोर किया इंट, और ये आपका रिटर्न रिजल्ट हो गया। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ एक सेकंड के लिए बूलियन, और इसको रिटर्न करके देखता हूँ। देखा, अब इसने क्या किया, अब इसने 13 रिटर्न रिजल्ट नहीं किया, ध्यान से देखो, है तो ये इंटीजर टाइप का और आना चाहिए था 13 आपके हिसाब से, लेकिन आपने जो रिटर्न था रिजल्ट वो बूलियन में स्टोर करा दिया। और बूलियन के लिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना, वो सारी ट्रू होती हैं। तो इसने प्रिंट करा दिया 1 कि इसका सम आया 13। अच्छा 13 तो भाई ठीक है, तो इसने बूल रिटर्न करा दिया 13। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 0,0, ठीक है, तो इसने 0 करा दिया और यहाँ करता हूँ -1। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आपकी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, -3, -4, -6, -7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो हो, मैंने शायद नॉन नेगेटिव बोला था, नॉन जीरो, वो आपकी ट्रू मानी जाती है कि वो ट्रू है। अगर आपने देखा 0,-1 यहाँ पे हुआ होगा -1, तो रिजल्ट के अंदर आ गया -1। अब बूलियन जो है -1 को ट्रू रिटर्न समझता है, ट्रू है कि भाई वो ट्रू है, तो इसने ट्रू रिटर्न रिजल्ट करा दिया और उसने 1 प्रिंट करा दिया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे रखा 0,0, तो 0 + 0 तो आपको पता है कितना होता है, तो इसने क्या किया, 0 + 0 बना दिया 0 और रिटर्न कर दिया आपका 0। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको इंटीजर रखते हैं सबसे पहली बात तो। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि आपने अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा है तो आपको उसका जो रिजल्ट होगा वो कैच भी करना पड़ेगा और आपको फिर प्रिंट कराना पड़ेगा, समझे? तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है। उसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये बूलियन भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड द वैल्यू दैट यू आर रिटर्निंग। तो रिटर्निंग वैल्यू और ये टाइप सेम होना चाहिए। इसके अंदर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफाइन कर सकते हो और कितनी भी डिफाइन कर सकते हो। अब मैं मान लो यहाँ पे भेज देता हूँ एक और आर्गुमेंट 25 34। अब इसको रन करता हूँ, अब फट जाएगा। ये फट क्यों जाएगा, ये कहेगा भैया टू मेनी आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन ऐड टू नंबर्स, तुमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी 2 आर्गुमेंट है पर तुम पास 3 कर रहे हो, पागल वागल हो। तो इसने 3 आर्गुमेंट्स को हटा दिया कि भैया फंक्शनिंग करता है, तो कंपाइल टाइम एरर आ गई। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम इसको ऐसा कोई फंक्शन मिला नहीं ऐड टू नंबर्स नाम से जो 3 इंटीजर आर्गुमेंट लेता हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज जिसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होती है, ध्यान से देखो। इंट num3 आपने लिखा हुआ है ऐड टू नंबर्स, इसको मैं कर देता हूँ ऐड नंबर्स। अब इससे पता लगेगा यूजर को कि एक फंक्शन है जो नंबर्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऐसा लिख रहा हूँ तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कहेगा ऐड टू नंबर्स नाम का कोई फंक्शन नहीं है। आपने पास करी 3 वैल्यूज, आप इनका कर रहे हो रिजल्ट num2 + num3। ठीक है, आपने इसको किया रन, अब देखना आपका आउटपुट आ जाएगा 10 20 34 54, आपका आंसर आ गया 54। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना 0 दे देता हूँ और यहाँ से थर्ड आर्गुमेंट हटा देता हूँ। अब इसका मतलब है ये ऐसा फंक्शन ढूंढेगा जिसके अंदर 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स हैं, तो 2 इंटीजर आर्गुमेंट वाला फंक्शन देखेगा इसको, ये कहेगा अच्छा एक फंक्शन है
जो ऐड नंबर्स नाम से, परफेक्ट। इसके अंदर आर्गुमेंट्स भी हैं, 2 इंटीजर टाइप की है, हाँ है, पर एक तीसरी आर्गुमेंट भी है। तो आप सोचोगे तो फट जाएगा, हाँ 3 आर्गुमेंट चाहिए, नहीं, आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इसको कि इन केस अगर कोई थर्ड आर्गुमेंट नहीं देता मुझे तो उसकी वैल्यू 0 मान के चल। तो ये क्या करेगा, 10 + 10 + 0 कर देगा, तो BC आउटपुट आएगा आपका, देखना। इसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट या ऑप्शनल आर्गुमेंट। इट इज ऑप्शनल। अगर आपने पास कर दी तो ये num3 की वैल्यू 42 से रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन अगर आपने थर्ड आर्गुमेंट पास नहीं करी तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। अब इसका आंसर आपका देखना 62 आ जाएगा, क्योंकि 42 को num3 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप सोचेंगे कि अच्छा मैं यहाँ पे इसको भी डिफॉल्ट बनाता हूँ, बढ़िया 10 बनाता हूँ, कोई नम 1 पास नहीं करेगा तो ये 10 ले लेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने उसको डिफॉल्ट 10 वैल्यू दे दी तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐड नंबर के अंदर मैं एक ही आर्गुमेंट पास करूं तो क्या करेगा, ये इस 10 को क्या मानेगा कि ये num1 है, क्या ये num2 है या num3 है। आप कहोगे भैया num2 मानेगा, क्यों, क्योंकि num1 में तो भैया एक आर्गुमेंट मैंने डिफाइन की हुई है पहले से कि 10 ले ले, 3 भी 0 ले ले, अगर कुछ नहीं दिया तो जाहिर सी बात है जो बचा 2 होगा। नहीं, गलत बात है, ये फंस जाएगा। ये फंस जाएगा, क्यों फंस जाएगा, क्योंकि ये देखेगा कि एक ऐसा फंक्शन जिसको एक ही आर्गुमेंट चाहिए इंटीजर टाइप की, लेकिन एक फंक्शन है जो 3 आर्गुमेंट लेता है जिसके अंदर 2 ऑप्शनल है, पर वो ऑप्शनल साथ में नहीं है। और ऑप्शनल्स हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी लास्ट आर्गुमेंट ऑप्शनल हो, फिर उसके बाद अगर कोई हो तो वो ये वाली हो, उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, उससे पहले वाली। तो आपकी ऑप्शनल आर्गुमेंट ऐसे नहीं हो सकती कि पहली फिर तीसरी फिर पांचवी, इस तरीके से ना, हमेशा लास्ट वाली ऑप्शनल आर्गुमेंट बना सकते हो, फिर उससे पहले वाली बनाओ अगर बनानी है तो। ऐसा नहीं कर सकते सेकंड लास्ट बना दी लास्ट नहीं बनाई ना, सेकंड लास्ट बनानी है तो लास्ट वाली तो बननी ही पड़ेगी। तो आपको अगर ये आर्गुमेंट ऑप्शनल बनानी है तो आपको ये आर्गुमेंट भी ऑप्शनल बनानी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा, अगर आपने ये आर्गुमेंट ऑप्शनल ना बनाई होती तो इसको समझ में आया था कि 10 num1 है, क्योंकि उसके बाद की दोनों आर्गुमेंट ऑप्शनल्स हैं। तो ये क्या करता, 10 + 90 + 0 100 प्रिंट करा देता आपका, ध्यान से देखो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कर दिया यहाँ पे लेट्स से 129 और यहाँ पे इसको हटा दिया, ऑप्शनल नहीं रखा, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि 10 num2 को क्यों दूं, क्योंकि ये तो इससे रिप्लेस कर देगा, मैंने बोला है। अगर आपने 10 दिया है तो ये num1 को 10 मान लेगा और num2 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फट जाएगा। ठीक है, ये फट गया। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2। तो कह रहा है कि अगर आपने इसको डिफॉल्ट बना दिया, इसको डिफॉल्ट बना दिया, तो इसको भी डिफॉल्ट बनाओ भैया। इसको डिफॉल्ट बनाने का मतलब है 9 दे दिया। अब आप 10 पास कर रहे हैं तो 10 इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, तो num1 विल गेट रिप्लेस्ड बाय 10, num2 इज 9 क्योंकि आपने सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करी, num3 इज आल्सो डिफॉल्ट वैल्यू, तो 10 + 9 + 0 आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, यहां मैं कर देता हूं लेट्स से 12, तो 10 + 12 + 0 हो जाएगा, और यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं 10 + 12 + समथिंग, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। तो आपका, अरे यार क्या कर रहा हूं, इस तरीके से, तो ये आपका इसको प्रिंट कर देगा। समझ गए, ये हो गया आपका फंक्शंस और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब मैं आपको समझाता हूं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर क्या होता है। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपको स्वैप करनी है 2 वैल्यू। स्वैप करने का मतलब ये है कि एक वैल्यू आपकी है लेट से int a = 20, int b = 40, आप प्रिंट कराओगे सी आउट a, तो आपका प्रिंट होगा, आपको पता है क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट कराओगे तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूं, तो ये सबसे पहले a को प्रिंट कराएगा विच इज 20, फिर स्पेस देगा, बीच में स्पेस दिया, फिर b को प्रिंट कराएगा विच इज 40, तो 20 स्पेस 40 इसने प्रिंट करा दिया। मैं चाहता हूं आप इसके बाद ना इसकी वैल्यू स्वैप कर दो, स्वैप वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इससे क्या होना चाहिए, आपकी जो a की वैल्यू है वो स्वैप हो जाए और b की वैल्यू वो स्वैप हो जाए, तो a के अंदर 40 आ जाए और b के अंदर 20 आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसका लॉजिक मैं समझाता हूं। इसका लॉजिक ये है, आप ये चाहोगे ना कि a के अंदर 40 आ गया, अगर आपने यूं कर दिया a = b, तो आप कहोगे a के अंदर तो 40 आ गया, क्यों, b के अंदर 40 है, और आपने a = b कर दिया तो a 40 हो गया। लेकिन a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी 20 वो तो लॉस्ट हो गई, वो तो आपको b में चाहिए थी। तो आप क्या कहोगे, मैं क्या करता हूं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूं, कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने टेम्परेरी दे दिया, और इसके अंदर a की वैल्यू स्टोर करा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं a की वैल्यू इसके बाद ओवरराइट कर दूंगा b से। तो a की जो वैल्यू थी एक्चुअल 20 वो टेम्परेरी में आ गई, b की जो वैल्यू थी 40 वो a में आ गई, तो इसके बाद क्या हुआ होगा, a आपका 40 हो गया होगा, परफेक्ट। मुझे b में क्या चाहिए था 20, तो मैं b के अंदर क्या करूंगा, टेम्परेरी डाल दूंगा। सही बात है ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेरी के अंदर 20 आ गया था, इससे पहले 20 आ गया था टेम्परेरी के अंदर। तो अब देखना आप ध्यान से, अगर अब मैं प्रिंट कराऊंगा सी आउट ए बी, तो ये स्वैप हो गए होंगे। इसको मैं रन करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो 20 40 40 20, समझ गए स्वैपिंग कैसे काम करी। स्वैपिंग ऐसे काम करी, मुझे a की ओरिजिनल वैल्यू बचा के रखनी थी, क्योंकि मैं a के अंदर b की वैल्यू डाल रहा था, और अगर मैं a की वैल्यू b की वैल्यू a के अंदर डाल देता तो a की ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट हो जाती, तो उसको मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले स्टोर करा के रख लिया, ताकि उस वैल्यू को फिर मैं b में डाल सकूं बाद में। ठीक है, तो इससे स्वैपिंग हो गई मेरी। अब मैं क्या कहता हूं, इस काम को यार एक फंक्शन में करते हैं। मैंने बोला है कि यार फंक्शंस लिखने का बेनिफिट रहता है, तो मैंने कहा कि एक फंक्शन लिख देता हूं, void swap वैल्यू, इस तरीके से, और इस फंक्शन के अंदर मैं
दो आर्ग्यूमेंट लूंगा। क्या आर्ग्यूमेंट लूंगा? एक इंटीजर num1 लूंगा और एक इंटीजर num2 लूंगा। अब आप ध्यान से देखना, आप ये मत समझना कि यार, आप ये मत समझना कि मैं अगर यहां से ये पास करूंगा स्वैप वैल्यू और इसके अंदर a, b पास करूंगा, तो ये जो a और b का नाम है, a इज अ वेरिएबल एंड b इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, तो एक स्वैप वैल्यू ऐसे फंक्शन को ढूंढेगा जिसके अंदर दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स हों। इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं बिकॉज दीज वैल्यूज आर, दीज वेरिएबल्स आर लोकल टू दिस फंक्शन। मैंने पहले भी बोला है, नंबर और num2 का स्कोप इसी के अंदर है, इसके बाहर नहीं है। तो ये लोकल टू स्कोप है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट फंक्शन क्या करता है, वो स्वैप वैल्यू के अंदर वैल्यूज भेजता है। a, b भेजी उसने, a, b भेजने का मतलब है उसने 20, 40 भेजा। उसको आपने कैच किसके अंदर किया, num1 को 20 मानो और num2 को 40 मानो। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट है a जो कि 20 है, इंटीजर टाइप की, यस। ये इसके अंदर गया, इंटीजर टाइप का num1 है, यस, तो इसको 20 दे देगा, इसको 40 दे देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, a b तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आएगा num1 और यहाँ पे आएगा आपका ये सॉरी b आपका num2 और num1 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे num2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ num1 और इसको यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। नहीं, इसको यहाँ प्रिंट नहीं कराता, इसको यहाँ प्रिंट नहीं कराता, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने प्रिंट कराया तो आपको पता है a20 b40 20 स्पेस 40 प्रिंट हो गया होगा। फिर आपने स्वैप वैल्यू को फंक्शन को कॉल मारा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, a और b की वैल्यू स्वैप होनी चाहिए थी, आपके फंक्शन को तो यही काम करना चाहिए था। तो यहाँ पे 40 को 20 आना चाहिए था। तो इसने क्या किया होगा, यहाँ पे क्या होगा 20 40, इसने टेम्परेरी के अंदर 20 डाल दिया, परफेक्ट। num1 के अंदर 40 डाल दिया, परफेक्ट। फिर num2 के अंदर इसने 20 डाल दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि num1 के अंदर तो 40 आ गया और num2 के अंदर 20 आ गया। आपको यार ये तो चाहिए था, लेकिन मैंने बोला num1 और num2 का स्कोप यहीं तक है, और num1 और num2 लोकल वेरिएबल्स हैं, अलग वेरिएबल्स हैं, तो उनके अंदर जो चेंज हुआ होगा वो a और b में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। आप देखना, a और b 20 और 40 ही होंगे अभी भी। इसको बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। आपने वैल्यूज कॉल करी सिर्फ, और वैल्यूज जो लोकल वेरिएबल में थी वो चेंज हो गई, आपके एक्चुअल वेरिएबल चेंज ही नहीं हुए। तो इसको समझने के लिए यूं समझो, एक मेमोरी डायग्राम आपको समझाता हूं कि मेमोरी में ये कैसे हुआ होगा। मेमोरी में कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ध्यान से देखना आप। मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा। क्या हुआ होगा, आपकी मेमोरी बनी होगी, इस मेमोरी के अंदर आपने डिफाइन किया a एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर 20, b एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू डाली 40। फिर क्या हुआ होगा, आपने एक फंक्शन कॉल करी, एक फंक्शन कॉल करी जिसको आपने बोला स्वैप वैल्यूज, और उसके अंदर आपने वैल्यूज दे दी 20, 40। ठीक है, ये थी num1 और ये थी num2। इसने क्या किया होगा, एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर दिया num1 जिसके अंदर आपकी डाल दी 20 और num2 जिसके अंदर आपकी डाल दी 40, और इनको स्वैप कर डाला, इनको स्वैप कर डाला। तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, लेकिन ये तो छिड़ी नहीं ना एक्चुअल वैल्यू। अरे आप कहोगे फिर क्या करूं, मुझे अगर ओरिजिनल वैल्यूज जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनको मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे करूं। तो मैं कहूंगा कि हम बैठे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम समझाएंगे आपको कैसे होगा। ये होगा पॉइंटर से, पॉइंटर से। तो अभी ये आपने पढ़ लिया कॉल बाय वैल्यू की वैल्यू भेजी और वैल्यू वहीं पे लोकली चेंज हो गई, ओरिजिनल वेरिएबल्स अफेक्ट हो गए, अफेक्ट नहीं हुए। अब उनको अफेक्ट करना है तो मैं कहूंगा कॉल बाय पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है वो समझो सबसे पहले। जैसे कि आप डिफाइन करते हो int a इक्वल टू 20, तो इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो मेमोरी के अंदर, जिस वेरिएबल का नाम a है और उसके अंदर वैल्यू है 20, उसका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से #f12। एड्रेसेस आर ऑलवेज हेक्साडेसिमल उसमें होते हैं फॉर्म में कुछ भी। तो एक एड्रेस मेमोरी ने दिया होगा #f123, वहां पे एक मेमोरी ब्लॉक असाइन हुआ होगा इंटीजर साइज का। इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट, तो उसने 4 बाइट का एक ब्लॉक दिया होगा। तो इसने कितनी मेमोरी ली होगी, #f123 से लेके #f127 तक, तो इतनी इसने वैल्यू दी होगी इसको, उसके अंदर 20 स्टोर करा गया। तो बेसिकली #f123 जाके एड्रेस पे इसने 20 वैल्यू डाली होगी और उस वेरिएबल का नाम a होगा। ठीक है, मैंने कहा कि वेरिएबल्स के साथ आप डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर ये होता है int स्टार p। p क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा। स्टार देख रहे हो, स्टार का मतलब है कि ये p एक पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा। कैसे पॉइंट करेगा, क्योंकि ये एक पॉइंटर है, इसको चाहिए होता है एड्रेस, तो क्या कहेगा, मुझे एड्रेस ऑफ ए दे। ये 20 40 60 ऐसी इंटीजर वैल्यूज नहीं लेगा ये, क्योंकि इंट स्टार टाइप का है तो ये एड्रेस लेगा, एड्रेस लेगा। एड्रेस किसका लेगा, मेरे को चाहिए ए का एड्रेस। मैंने क्या कहा कि पॉइंटर्स जो होते हैं ना वो एड्रेस स्टोर करा के रखते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आपकी एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी A20 जो कि एक लेट से #f123 में क्रिएट हुई होगी। ये क्या कहेगा कि मैं पॉइंटर बनाता हूं और वो पॉइंटर ने इस एड्रेस को पॉइंट करेगा।
आप कहोगे कि यार मुझे अगर एड्रेस पता है ना और मैं किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल कर लूं, उस एड्रेस की अगर वैल्यू चेंज कर दूं तो एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर आपको एड्रेस पता है किसी के घर का, आप वहां पे जाके सामान कुछ रख दो तो वो रिफ्लेक्ट होगा ना उसी के घर पे। अगर आपने एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज करी, अब आप उसको कहीं भी किसी भी फंक्शन से कॉल करो, चाहे मेन से चाहे कहीं से, तो आपको पता होगा ओरिजिनल वैल्यू आपने खराब कर दी होगी। सही बात है, मेरे को यही तो करना है, मुझे एक्चुअल वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एड्रेस स्टोर करा लूंगा हैश स्टार पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए। तो ध्यान से देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब मैं इसको यूं कर देता हूँ, ठीक है, ये दो कोड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, आपकी वैल्यू ए और बी 20 प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं क्या कहता हूँ, इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि पी के अंदर क्या होगा। ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है। क्यों? एड्रेस ऑफ ए लोकेशन, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए लोकेशन। जो ए का एड्रेस है ना वो प्रिंट हो रहा है आपका, कि जो 20 नाम का वैल्यू है वो किसी ए नाम के वेरिएबल को आपने दी तो है, लेकिन उसने एड्रेस लिया होगा मेमोरी के अंदर जाके, एलोकेट किया होगा अपने एक एड्रेस 4 बाइट का इंटीजर के साइज का। उस एड्रेस के अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है ए। अगर आपको वो एक्चुअल वैल्यू छेड़खानी करनी है ना, तो आप पॉइंटर्स का यूज करो। तो अब इस पी के अंदर आपकी कुछ वैल्यू है, पी के अंदर आपका एड्रेस है। अगर आपको एड्रेस की वैल्यू चेंज करनी है तो आप कैसे चेंज करेंगे? अब ध्यान से देखो। अब मैं अगर कर दूं स्टार पी इक्वल टू लेट्स से 70, इसका मतलब है पी जो था, पी के अंदर था मेरा एड्रेस और मैंने स्टार पी दोबारा लिख दिया। इसका मतलब है जो आप एड्रेस है उसको डी रेफरेंस कर रहे हो, उसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग द एड्रेस। स्टार पी का मतलब हो जाएगा कि आप उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो। अब आप उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो, तो स्टार पी मतलब पी के अंदर है ए का एड्रेस, स्टार पी का मतलब ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू आप करते हो 70। इसके बाद अगर आप प्रिंट कराओगे ना कि ए क्या है, तो आप देखना ध्यान से ए क्या हो गया होगा। ए आपका हो गया होगा 20 से 70 हो गया होगा, देखना। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सी आउट को, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, ए था 20, सही बात है, ए था 20, लेकिन प्रिंट होगा 70। अरे आप कहोगे भाई पॉइंटर से तो मैंने एक्चुअल वैल्यू अपडेट कर डाली। एक्चुअल वैल्यू कैसे अपडेट कर डाली? आपने स्टोर किया ए का एड्रेस एक पॉइंटर के अंदर, इंट स्टार पी, ठीक है। अब ये पॉइंटर जो है ए के एड्रेस को कैच करके बैठा है कि भैया मेरे पास तो एड्रेस है, घर का पता है मेरे पास। उसने कहा कि डी रेफरेंस कर दो उसके घर के पते को। आई डी रेफरेंस द पॉइंटर, तो मैंने उस एड्रेस की बजाय उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू को देखा और उसको 70 कर दिया। तो वो जो एड्रेस था ए का था एक्चुअल में, और उसके अंदर की वैल्यू अपडेट करोगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से उसकी वैल्यू चेंज कर डाली। इसी को अब हमने स्वैप वैल्यू में फंक्शन में कैसे करना यूज, वो देखो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब देखो भाई मैं क्या करता हूं, चलो भाई इसको हटाता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं स्वैप वैल्यू, ये पॉइंटर्स यहाँ पे बनाता ही नहीं, मैं सीधा क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ए का एड्रेस भेजता हूं और बी का एड्रेस भेजता हूं। अब क्योंकि मैंने ए और बी के एड्रेस भेज डाले, तो मैं यहाँ पे इनके पॉइंटर्स ले लूंगा। num1 एंड num2 आर द पॉइंटर्स, ये मेरे पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स टू एक इंटीजर वैल्यू, कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है, उसका एड्रेस num1 के पास होगा, इसका मतलब है। और num1 के पास किसका एड्रेस होगा? ए का एड्रेस होगा। num2 के पास किसका एड्रेस होगा? बी का एड्रेस होगा। तो मैंने क्या कहा, जो num1 का एड्रेस है तो उसकी वैल्यू कहां से आएगी? स्टार num1 से, क्योंकि मैं डी रेफरेंस कर दूंगा उस एड्रेस को। तो num1 के अंदर ए का एड्रेस है, उसको डी रेफरेंस किया स्टार लगा के, तो टेम्परेरी के अंदर ए की वैल्यू आ गई, एक्चुअल वाली 20 आ गया। ओ, num2 को डी रेफरेंस करूं तो उसकी वैल्यू क्या थी? 40, और स्टार num1 कर दूं तो क्या होगा, num1 के पते पे जा और उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू पे num2 की वैल्यू डाल दे। कैसे डाल दूंगा? num2 की वैल्यू है बेसिकली 40, वो कैसे आई होगी? आपने एड्रेस भेजा 40 का, तो बी का कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से #f12, तो #f12 आपने num2 में कैच कर रखा है, उसको आपने यहाँ पे स्टार num2 कर दिया, मतलब डी रेफरेंस कर दिया। डी रेफरेंस मतलब 40 आ गया, 40 को आपने कर दिया स्टार num1, यानी कि 20 की जगह पे 40 डाल दिया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो num2 था मेरा बेसिकली, num2 में मेरे को टेम्प डाल दिया मैंने। क्यों? टेम्प ने क्या स्टोर कर लिया था? जो num1 की ओरिजिनल वैल्यू थी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 20। जो आपका num1 था उसके अंदर कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से #f12 f13, और इसके स्टार num1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू वो थी जो ए की वैल्यू थी, जो 20। और जो num2 था उसके अंदर आपका कुछ एड्रेस होगा #f लेट्स से 23, और इस num2 को अगर मैं डी रेफरेंस कर दूं तो ये मुझे एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या देगा? जो बी के एड्रेस के अंदर वैल्यू है, जो बी के अंदर एड्रेस के अंदर वैल्यू है, विच इज 40। तो ये क्या करेगा? ध्यान से देखो, num1 का स्टार मुझे देगा 20, तो इस 20 की वैल्यू, 20 इंटीजर है तो मैंने इंटीजर के अंदर स्टोर करा दिया। num2 का स्टार मैंने डी रेफरेंस कर दिया उसको, तो इसने मेरे को 40 दिया। 40 को मैंने डाल दिया स्टार num1 में। स्टार num1 क्या दे रहा है मेरे को? num1 के घर के पते के अंदर की वैल्यू,
तो 20 की जगह मैंने 40 डाल दिया, तो नम 1 में क्या हो गया, मेरे 40 हो गया, नम 1 में मेरे 40 हो गया, नम 2 में मुझे चाहिए 20, तो मैंने डी रेफरेंस किया कि भी इसके पते का पता है मेरे को, उसको डी रेफरेंस कर और उसमें टेम्परेरी डाल दे, टेम्परेरी में मेरा आ गया था 20। तो अब ये वैल्यूज अगर आप देखोगे प्रिंट करके तो देखना आप 20 40 और 40 20 हो गई होंगी, ध्यान से देखना। देखा, कर दिया ना कमाल। इसको बोला जाता है कॉल बाय पॉइंटर्स, कि आपने पॉइंटर्स की मदद से उनकी वैल्यूज को पलटी मार दी। अब इसके बाद ना एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप ये ना फालतू पॉइंटर पॉइंटर मत लो, आप सीधा ही ना उसके घर के पते को कहीं स्टोर करा लो, एड रेफरेंस को, घर का पता नहीं, बेसिकली एड्रेस नहीं, उस वेरिएबल की रेफरेंस ले लो, एड्रेस ऑफ ए ले लो। इसको बोला जाता है जो एड्रेस ऑफ ए ये होता है, इसको बोला जाता है रेफरेंस, इसको बोला जाता है रेफरेंस। स्टार ए को बोला जाता है पॉइंटर, जैसे इंट स्टार ए था, इसका मतलब था कि ए इज अ पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू सम वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। एंड ऑफ ए का मतलब है कि एड्रेस ऑफ ए, या इसको रेफरेंस बोला जाता है। आपको पता है अगर मैं डायरेक्ट रेफरेंस यूज करूं ना, कि यहाँ पे ए और बी को भेजूं इनकी लोकल वैल्यूज को, और यहाँ पे उनके रेफरेंस ले लूं, डायरेक्ट रेफरेंस ले लूं, ध्यान से देखो, रेफरेंस ले लूं, तो यहाँ पे मुझे स्टार वॉटार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, आपने वैल्यूज भेजी 20,40, आपने ए और बी की वैल्यूज भेजी 20,40, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 और नम 2 की वैल्यू 40 आई। इसने क्या कहा कि मैं उस वैल्यू की रेफरेंस को लेता हूं, उसकी वैल्यू की रेफरेंस को ले लेता हूं, कि मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं कि वो जो 20 जहां पे स्टोर्ड है वो रेफरेंस ले ली मैंने। उस रेफरेंस वैल्यू की वैल्यू मैंने क्या स्टोर करा दी, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दी, और नम 1 जो कि 20 वाली रेफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेमोरी में कुछ ऐसा खेल हुआ। आप ध्यान से देखो मेमोरी के अंदर क्या खेल हुआ, मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा खेल हुआ। मेमोरी के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया a जिसके अंदर वैल्यू थी 20, b जिसके अंदर आपकी वैल्यू थी 40, आपको इनको स्वैप करना है। आपने क्या कहा, मैंने एक रेफरेंस बनाता हूं। रेफरेंस बनाने का मतलब है कि a जिस एड्रेस पे होगा ना, a के अंदर a इज एन इंटीजर वैल्यू, तो ये 20 को मान रहा है, लेकिन a किसी एड्रेस पे भी तो होगा, #f12, ये #f13 पे होगा किसी एड्रेस में, क्योंकि मेमोरी में है और मेमोरी में तो एड्रेस एलोकेट हुआ होगा। तो इस एड्रेस की रेफरेंस अगर मुझे पता लग जाए ना, डायरेक्ट रेफरेंस, तो मैं इनको डायरेक्टली स्वैप कर सकता हूं। तो बस मैंने एक रेफरेंस बनाई, इसकी %a, इसकी एक रेफरेंस बनाई %b, या इनको num1 num2 जो भी बोलो, तो मुझे डायरेक्ट पता है रेफरेंस, मैंने इनकी डायरेक्ट रेफरेंस कैच करी और इनकी वैल्यू को स्वैप कर डाला, जैसे नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू में होता है। बस ये था कि मैंने फंक्शन के अंदर उनकी रेफरेंसेस को कैच कर लिया, कि मुझे पता है कि यार इसका पता क्या है, रेफरेंस, और डायरेक्ट मैं इनको स्वैप कर दूं। अब देखना इसको रन करूंगा तो एकदम वैसे ही चलेगा, 20 40 40 20। देखा, देखा मेरा कमाल। तो आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया कॉल बाय वैल्यू, कि उसमें आप नॉर्मली वेरिएबल्स भेजते हो, ये एंड वेंड कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करता है, लोकली वैल्यूज को चेंज करता है और वो यहीं पे चेंज होती हैं, तो आपकी वैल्यूज ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती कि क्या चेंज हुआ। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस भेज दो %a %b, और यहाँ पे आप उनके पॉइंटर्स की तरह कैच करके एड्रेसेस को, और एड्रेस के अंदर वैल्यू अपडेट कर डालो। फिर मैंने आपको तीसरी चीज बताई कि आप उनकी ना डायरेक्ट रेफरेंस ले लो। डायरेक्ट रेफरेंस का मतलब है कि आपने उसकी कॉपी ले ली, कॉपी का होने का मतलब है कि जिस घर पे वो रहता है उसकी एक स्नैपशॉट ले लिया, उस रेफरेंस के अंदर जाके आपने उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया मेमोरी के अंदर, ये होगी कॉल बाय रेफरेंस। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी। आपको समझ में आ गया आज कि मैंने आपको पैटर्न प्रिंटिंग सिखाई लूप से, फिर मैंने आपको सिखाया कि भाई फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, फंक्शंस के रिटर्न टाइप कुछ हो सकते हैं, वॉइड, वॉइड मतलब कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर आपने इसके अंदर लिख दिया रिटर्न कुछ भी, समथिंग लेट्स से रिटर्न 20 या 128, तो ये कहेगा भैया वॉइड के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता, तुम पागल वागल हो गया, कचरा है क्या तुम्हारा दिमाग, रिटर्न स्टेटमेंट विद वैल्यू, अच्छा हमको सिखा रही है, तो ये फट जाएगा। तो वॉइड के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आता। रिटर्न टाइप अगर आप यहाँ पे इंट लिखोगे तो आपको नीचे कोई इंटीजर वैल्यू या कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, डबल लिख लो तो डबल टाइप की, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताए थे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी बताए थे मैंने, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और उससे पहले कॉल बाय पॉइंटर। तो ये तीन टाइप की आपको मैंने चीजें सिखाई कि हमें पॉइंटर्स का यूज करके एक्चुअल एड्रेसेस पता लग जाते हैं और हम वहां पे ऑल्टर कर सकते हैं, और रेफरेंसेस से हम उसकी एक स्नैपशॉट लेते हैं उसके एड्रेस की, और वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। इसके बाद आती है अब चीज कि आपने इतना कुछ समझ लिया, आपको एक बार मेमोरी समझाता हूँ कि मेमोरी होती कैसी है। जो मैंने आपको बताया है कि यार ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये टेम्प वगैरह, अगर आप यहाँ पे ये टेम्प ले रहे हो, इस टेम्प को अगर आप यहाँ पे एक्सेस करोगे कहीं और सी आउट टेम्प, तो एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ध्यान से देखना। अरे टेम्प इंटीजर लोकल वेरिएबल है, इसको आपने यहीं पे डिक्लेयर किया, इंट टेम्प इस करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइंड है, और कोई भी वेरिएबल अगर इन करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होगा तो उसका स्कोप वहीं तो होगा। उनको बोला जाता है कि वो वेरिएबल्स जो हैं वो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, और वो आपके स्टैक में रिसाइड करते हैं। कैसे, आपकी एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपका कोड कंपोनेंट। कोड कंपोनेंट बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शंस को रखता है सेव करके कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, कि पहले एग्जीक्यूट फिर गो टू, इस तरीके से ये सब कुछ। उसके बाद आपकी एक मेमोरी आती है जिसको बोला जाता है ग्लोबल मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी। उसके बाद आपकी मेमोरी आती है स्टैक मेमोरी, और उसके बाद आपकी मेमोरी आती है हीप मेमोरी। अब क्या होता है
जो ग्लोबल मेमोरी होती है ना वो कैसी होती है वो समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि जो आप लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हो स्टैक के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे आपने इंट ए किसी करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया तो लोकल टू करली ब्रेसेस है, उसके बाहर उसकी कोई भी पूछगिछ नहीं है, उसके बाहर उसको कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने उसको बाहर एक्सेस कर लिया तो कोई भी उसको मॉडिफाई कर लेगा। लेकिन आप कहोगे यार मुझे जरूरत भी तो पड़ सकती है ना यार, कोई ऐसा कॉमन वेरिएबल हो। जैसे आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया लेवल 1, अब लेवल 1 मल्टीपल जगह पे प्रिंट कराना होगा आपको, तो आप कहोगे कि मैं उसको चाहूंगा कि ऐसी जगह पे हो जो हर जगह से एक्सेस कर सके। उन्हीं को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो आप क्या कर सकते हो, आपने लेट्स से स्ट्रिंग इंट जो भी डिफाइन करना है लेट्स से, तो मैंने स्ट्रिंग नेम डिफाइन किया जिसको मैंने बोल दिया रमनदीप, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस नेम को मैंने एक वेरिएबल है नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। इसको अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे, इसको अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे जैसे सी आउट, ध्यान से देखो नेम, तो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको मेन के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो मेन के अंदर भी एक्सेस कर सकूंगा। देखो इसको मैं स्क्रीन कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ सी आउट नेम, ठीक है। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, कंफ्यूज इसको कंट्रोल जेड कंट्रोल ये। तो ध्यान से देखना मेरा नेम 2 बार प्रिंट होगा, देखना रन करना, ओ नहीं एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि मेन के अंदर प्रिंट होगा नेम रमनदीप। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ स्वैप वैल्यू को, और चलो इसकी आर्गुमेंट हटा देता हूँ एक मिनट के लिए क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि ग्लोबल वैल्यूज क्या होती हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ स्वैप वैल्यू को। ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है, मैंने पहले नेम प्रिंट कराया तो रमनदीप एक ही बार प्रिंट हुआ। अब मैंने फंक्शन कॉल मारी स्वैप वैल्यू तो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर भी सी आउट नेम कर रहा हूँ। और नेम कहाँ पे डिफाइंड है, नेम ऊपर डिक्लेयर्ड है सबसे ऊपर, इसको बोला जाता है ग्लोबल। अब देखना 2 बार रमनदीप प्रिंट होगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, इस फंक्शन कॉल पे देखा रमनदीप रमनदीप। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो इनको एक ग्लोबल मेमोरी मिलती है, वहां पे डिफाइन होते हैं। स्टैक मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी वेरिएबल अगर आपने इसके अंदर डिफाइन कर दिया लेट्स से 20, तो आप अगर उसको यूज कर रहे हैं इस तरीके से ए प्रिंट करा रहे हैं तो आप सी आउट ए यहाँ पे नहीं कर सकते। वो कहेगा कि भैया यहाँ पे डिफाइंड नहीं है स्कोप के अंदर, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ यहाँ पे है। तो इनको बोला जाता है लोकल वेरिएबल्स और स्टैक वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैक वेरिएबल्स की एक खास चीज। मान लो आपने एक लूप चलाया, ठीक है, और लूप के अंदर आपने कर दिया इंट i इक्वल टू 0 और आपने स्पेसिफाई कर दी, आप स्पेसिफाई करना भूल गए। लेट्स से मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूँ, आपने क्या किया इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, तो आपको पता लग गया स्टार्ट एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूँ व्हाइल लूप, और इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ 1। इसका मतलब है जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूं, सी आउट स्टार्ट कर दूंगा, या फिर एक काम करूंगा मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा इसी के अंदर इंट स्टार्ट कंट्रोल एक्स, ठीक है। इसको रन कर देता हूं और इसको रन कर देता हूं, देखना ध्यान से। अब देखना भी मैं क्या करता हूं, ए ओ सॉरी ये तो उठाना भूल गया। देखो आपका कोड फट गया, कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है ना, रिटर्न 0 रिटर्न विद एग्जिट सक्सेस कोड कुछ नहीं आया ना। क्यों? आपका ये वाइल चले जा रहा है चले जा रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो उसको हमेशा ट्रू कंसीडर करता है, और ट्रू कंसीडर करेगा तो वो अंदर जाएगा लूप के और इंट स्टार्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, ऊपर जाएगा। आपने कोई भी अपडेशन कंडीशन तो डाली नहीं इस लूप से बाहर निकलने की, ना आपने ब्रेक कंडीशन डाली। ब्रेक कंडीशन भी अगर होती, अगर आपकी यहाँ पे एक ब्रेक कंडीशन होती तो ब्रेक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जिस भी लूप के अंदर लग गई और जैसी ब्रेक कंडीशन आएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपका लूप चलेगा वाइल 1 मतलब वाइल ट्रू। हाँ भाई ट्रू है, इसको बोला जाता है वाइल ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है अंदर जा, तो स्टार्ट इक्वल टू 0 एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और ब्रेक कर देगा, एक ही बार में ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। तो आपको ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखना ब्रेक होकर बाहर आ गया कैसे, सी आउट नेम में रमनदीप प्रिंट कराया, स्वैप वैल्यू में गया, ऊपर गया, सबसे पहले नेम रमनदीप प्रिंट हुआ, फिर ये ट्रू है, हाँ अंदर गया, स्टार्ट इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाया होगा लोकल, ब्रेक करके बाहर आ गया होगा। लेकिन जब मैंने ब्रेक नहीं लगाई थी तो आपका इनफाइनाइट रिकर्जन चल पड़ी थी, इनफाइनाइट चले जा रही थी। क्यों? करली ब्रेसेस के बाद ऊपर जाएगा, देखिए कंडीशन अभी भी ट्रू है, हाँ चलेगी 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 चलेगी, चलता रहेगा चलता रहेगा। वो क्या करेगा, आपका इतनी बार चल पड़ेगा और आपके इतने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा कि आपकी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। स्टैक ओवरफ्लो कैसे हो जाएगी, आपके इसके अंदर लोकल वेरिएबल बार बार डिफाइन होता रहेगा, A20 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपकी स्टैक भर जाएगी। जब भी आपकी ये इनफाइनाइट ये लूप चलता है, जब भी आपका लूप चलता है तो बेसिकली वो स्टैक पे स्पेस खाता है, स्टैक पे स्पेस खाता है, स्टैक पे स्पेस खाता है, और वो स्टैक पे स्पेस खाएगा तो आपकी स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, स्टैक आपकी भर जाएगी। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट रिकर्सन। इसको अगर मैं 0 कर दूं, आप देखना अब ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 है, तो इसका मतलब मैंने बताया था कि ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, दिस इज फॉल्स कंडीशन, तो लूप के अंदर एक बार भी नहीं जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका वेरिएबल या कोई भी चीज ऐसी बार बार क्रिएट हो रही है, या आपका कोई भी फंक्शन या कोई भी लूप इनफाइनाइट रिकर्जन में या इनफाइनाइट लूप में चल रहा है, तो वो आपकी स्टैक की पूरी स्पेस भर देता है। उसको बोला जाता है स्टैक ओवरफ्लो एरर, कि आपकी स्टैक भर गई तो और वो आगे काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आती है हीप। अब हीप क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। तो जो पॉइंटर्स होते हैं ना, ये पॉइंटर्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं ये मैं बताता हूं आपको।
आपकी दो टाइप की वैल्यू मैंने आपको डिफाइन करी, स्टैक वाली जो मेमोरी बताई मैंने, स्टैक, इसको इस तरीके से मान लेते हैं स्टैक, और मैंने आपको बताया एक हीप। अब क्या होता है ध्यान से देखना, जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, लेट्स से int a इक्वल टू 20, तो मैंने आपको बोला कि ये जो 20 होता है ना, किसी एड्रेस पे जाएगा स्टैक के अंदर #f12 और इसकी वैल्यू 20 होगी, इसका नाम लेट्स से a। फिर मैं क्या करता हूं, int स्टार p इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ना मेमोरी डिफाइन कर सकता हूं, न्यू int। अब जो हमारी C++ है, इसके अंदर दो ऑपरेटर्स होते हैं, न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि आप दो पॉइंटर्स जनरेट कर रहे हो, पॉइंटर p जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप एक पॉइंटर बना रहे हो, पॉइंटर भी स्टैक के अंदर ही होगा, पॉइंटर भी स्टैक के अंदर ही होगा किसी एड्रेस #z12 के अंदर, लेकिन इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी ये डायनेमिक मेमोरी होगी। स्टैक के अंदर जो आती है वो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है, हीप के अंदर जो आती है वो डायनेमिक मेमोरी होगी, क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड लगाया। न्यू का मतलब क्या है कि इस p पॉइंटर को एक ऐसे जगह पे पॉइंट करना है जो कि इंटीजर वैल्यू तो स्टोर करेगा, लेकिन वो उसकी मेमोरी में डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूं, रन टाइम पे क्रिएट कर रहा हूं, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने न्यू कीवर्ड लगाया। न्यू कीवर्ड का मतलब ही है कि ये हीप के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा ऑफ इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप यानी कि 4 बाइट का इसका एक एड्रेस होगा, लेट्स से 400 #400 कुछ भी होगा। तो जो p होगा ना, वेरिएबल p, ये p के पास 400 एड्रेस होगा उस हीप मेमोरी का, समझ रहे हो? अच्छा, आप कहोगे कि मैं अच्छा दो टाइप की मेमोरी क्रिएट कर सकता हूँ, स्टैक में क्रिएट करता हूँ तो इस तरीके से, और न्यू इंट करके क्रिएट करता हूँ तो वो हीप में क्रिएट करता हूँ। यस, इसको बोला जाता है कि डायनेमिक मेमोरी क्रिएशन। और जो डायनेमिक मेमोरी क्रिएट होती है, जो स्टैक मेमोरी क्रिएट होती है, वो तो ऑटोमेटिकली स्कोप के खत्म होने के बाद आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैक ओवरफ्लो कब आ सकता है, कि अगर आपका वेरिएबल क्रिएट होता हो। लेकिन आपकी जो डायनेमिक मेमोरी आप क्रिएट करते हो, int स्टार p इक्वल टू न्यू int, ठीक है, और फिर p के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे जिस तरीके से, आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप उस p को यूज कर चुके हो, लेट सपोज आपने p के अंदर लेट से वैल्यू डाली 120, डी रेफरेंस करके एक वैल्यू डाली, अगर आप प्रिंट कराओगे cout स्टार p, तो अब देखना इसको मैं हटा देता हूं एक बार, इसको रन करता हूं। अरे सॉरी, ये स्लैश लग गया, हाँ, इसको हटा देता हूं। तो आपने क्या किया, एक डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करी, हीप के अंदर मेमोरी क्रिएट करी, जो कि इंटीजर टाइप की मेमोरी है, तो 4 बाइट की होगी, और न्यू कीवर्ड से आपने डायनेमिकली एलोकेट किया। न्यू कीवर्ड से उसको पता लगा कि मेरे को हीप में क्रिएट करनी है, और आपने एक पॉइंटर बनाया जो कि स्टैक मेमोरी के अंदर ही है, लेकिन वो जिस एड्रेस को कैच करके बैठा है वो एड्रेस हीप मेमोरी के अंदर पड़ा है, समझ रहे हो? तो आपने हीप के अंदर 4 बाइट्स एलोकेट कर दिए, और उसका एड्रेस p के अंदर है, p को आपने कुछ वैल्यू दे दी। अब p जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस वो है हीप में, और हीप जो मेमोरी के अंदर आप मेमोरी एलोकेट करते हो वो डायनेमिकली क्रिएट होती है, और उसको डिलीट भी आपको खुद करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, डिलीट कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, डिलीट p। जब आप डिलीट p लगाएंगे ना, उसके बाद आपकी वो वैल्यू डिलीट हो चुकी होगी। अभी 120 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे cout p किया हुआ था, उसके बाद आप डिलीट कर देंगे तो वो जो आपने मेमोरी क्रिएट करी थी वो फ्री हो जाएगी वहां से, मतलब उसका जो स्पेस वो घेर रही थी, अगर मान लो 400 यूनिट स्पेस है आपकी हीप के अंदर, आपने 4 यूनिट इंटीजर को दे दिया तो 396 बचा। जब आप डिलीट करेंगे तो वो दोबारा से 400 हो जाएगा, फ्री हो जाएगा आप वो। तो जिस एड्रेस पे वो क्रिएट हुआ होगा वो एड्रेस अब किसी और को एलोकेट हो सकता है। स्टैक मेमोरी जो होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्टैक में से इरेज हो जाती है जब वो स्कोप खत्म होता है, और जो हीप मेमोरी होती है इसको हमें खुद हटाना पड़ता है। इसका मेन यूज केस जब आएगा, जब मैं आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि हमें डायनेमिक ये वैल्यूज क्रिएट क्यों करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी को रिवाइज करें, बहुत हो चुका होगा आज का, तो दिमाग में भर चुका होगा। अपना एंजॉय करना, 2-3 गाने वाने अच्छे सुनना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। चलो बाय। सो थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स, एंड इसके बाद मेरी वही स्टैंडर्ड लाइन, ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। महाकाल की कृपा से तोड़ डालो।